दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैंने जो है टीआरआई के जो स्पेक्ट्रम रिकमेंडेशन के ऊपर में दो वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। वो दोनों जो है ऑक्शन मॉडल के ऊपर में है और ऑक्शन का जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है टीआरआई का रिजर्व प्राइस उसके ऊपर मैंने जो है बहुत स्पेसिफिकली मैंने दोनों वीडियो में उसका एनालिसिस किया और मैंने आपको बताया कि कैसे जो है टीआरआई का जो वैल्यूएशन का जो टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और मैंने ये भी कहा था इन वीडियोस में कि मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा इस सीरीज़ में, जब बताऊँगा कि ऑपरेटर्स को किस तरह से पार्टिसिपेट करना चाहिए ऑक्शन में, और वो जब ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो कितना आउटफ्लो होगा और कितना क्वांटम ऑफ स्पेक्ट्रम बेस्ट केस सिचुएशन में बिकेगा। क्योंकि अगर आपको याद है तो मैंने अपने वीडियो में बताया था कि कितना जो है स्पेक्ट्रम जो है ओवरऑल स्पेक्ट्रम का जो वैल्यूएशन है, टोटल वैल्यू एज एज रिजर्व प्राइस जितना स्पेक्ट्रम अवेलेबल है, इंक्लूडिंग बैंकक्रप्ट ऑपरेटर का जो स्पेक्ट्रम जो टीआरआई ने कहा है कि निकाल देना चाहिए फॉर ऑक्शन, ये 2.119 लाख करोड़ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से कितना बेस्ट केस सिचुएशन में बिकेगा और कितना बच जाएगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहले मैं सब गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की स्ट्रैटेजी बताऊंगा ऑपरेटर्स की। शुरू करेंगे भारती से। तो अगर आपको याद हो कि भारती के पास में जो है 800 900 एंड जो है बस यही दो बैंड के स्पेक्ट्रम अवेलेबल है, क्योंकि मेनली उनके पास 900 मेगाहर्ट्ज है और उनके पास में 800 का भी स्पेक्ट्रम अवेलेबल है। पर मैंने 800 यहाँ नहीं दिखाया क्योंकि बहुत कम सर्कल में स्पेक्ट्रम अवेलेबल है और वो चाहेंगे भी नहीं कि और स्पेक्ट्रम ले 800 में। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इन सर्कल्स में, ये जो सारे सर्कल्स हैं, इसमें भारती के एग्जिस्टिंग स्पेक्ट्रम कितना है, कितना जो है वैकेंट है अभी, कितना एक्सपायरी में वैकेंट होगा और कितना बैंकक्रप्ट ऑपरेटर के रिलीज के कारण जो है अवेलेबल होगा, और टोटल अवेलेबिलिटी यहाँ हो गया। और भारती जो है कितना स्पेक्ट्रम खरीदेगी सर्कल वाइज वो यहाँ मेंशन है। वो मैंने क्या स्ट्रेटेजी लगाया दोस्तों, मैंने कहा कि भारती को 10 मेगाहर्ट्ज या 15 मेगाहर्ट्ज कंप्लीट करने के लिए कितना स्पेक्ट्रम चाहिए बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेक्ट्रम इन 900 मेगाहर्ट्ज बैंड। तो इसमें मैंने डिसाइड कर लिया कि कितना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें यहाँ पे भारती के पास कर्नाटका में 8.8 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है, अवेलेबल स्पेक्ट्रम जो है 2.4 है, तो भारती एडिशनल अगर 1.2 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीद लेगी तो 10 मेगाहर्ट्ज हो जाएगा। ऐसे करके मैंने स्ट्रैटेजी बनाया और मैंने रिजर्व प्राइस से जब मल्टीप्लाई किया तो मैंने देखा कि भारती का जो आउटफ्लो है वो है आपका 2132 करोड़। तो इतना जो है 900 मेगाहर्ट्ज में मिनिमम खर्चा करने के बाद में, मतलब जनरस खर्चा करने के बाद में, भारती ये जो ग्रीन दिख रहा है इन सर्कल्स के अंदर में, और ये मिस हो गया मेरे से दोस्तों, यहाँ पे वो 10 मेगाहर्ट्ज या 15 मेगाहर्ट्ज कंप्लीट कर लेगी। अब 600 मेगाहर्ट्ज में देखते हैं दोस्तों। आपको याद हो तो टीआरआई ने ऑलरेडी कहा है कि 600 मेगाहर्ट्ज में टीआरआई ने मेंशन किया है कि आप 15 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा नहीं खरीद सकते, ये कह दिया टीआरआई ने। तो इस हिसाब से मैंने भारती को 15 मेगाहर्ट्ज ही स्पेक्ट्रम दिया है हर सर्कल में। और यहाँ पे मैंने जो है 1 एंड 0 का मतलब क्या है, कहाँ मैंडेटरी है कहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। तो जहाँ 1 है इसका मतलब वहाँ स्पेक्ट्रम खरीदने की जरूरत है, जहाँ नहीं है वहाँ पे 0 कर दिया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना स्पेक्ट्रम वो खरीद रहा है। और क्यों किया 0 यहाँ पे, क्योंकि मैंने स्ट्रैटेजी यहाँ लगाया कि जहाँ पे 15 मेगाहर्ट्ज 900 में ऑलरेडी अवेलेबल है वहाँ पे खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पूरा का पूरा एग्रीगेटेड वो 15 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम जो है 5G कर सकता है। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है कि सब गीगाहर्ट्ज बैंड को आप जोड़ के, दो सब गीगाहर्ट्ज बैंड को जोड़ के कैरियर एग्रीगेशन नहीं कर सकते। मैंने वीडियो में बताया था, करेंगे तो दोनों का कवरेज कम हो जाएगा। इसीलिए या तो भारती 900 मेगाहर्ट्ज में 5G करेगी या तो 600 मेगाहर्ट्ज में करेगी, और दोनों में 15-15 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम दे दिया है। समझ गए आप दोस्तों। इसीलिए अगर देखें तो भारती को 45,510 करोड़ खर्चा करने पड़ेगा अगर ये जो 1 मैंने मेंशन किया है उन सर्कल में और 900 मेगाहर्ट्ज में स्पेक्ट्रम, सॉरी 600 मेगाहर्ट्ज में स्पेक्ट्रम लेती है। उसके बाद भारती का 1800 एंड 2100 मेगाहर्ट्ज की स्ट्रैटेजी क्या है वो भी देख लेते हैं। भारती के पास में 1800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम यहाँ है और यहाँ पे पूरी कहानी है जो कि टीआरआई ने कहा है कि कितना वैकेंट, कितना एक्सपायरी में वैकेंट और कितना बैंकक्रप्ट ऑपरेटर से रिलीज होगा, ये टोटल यहाँ पे हो जाता है। और भारती का जो परचेज जो है मैंने इस तरह से डिसाइड किया है कि किसी तरह से जो है वो 20 मेगाहर्ट्ज के ऊपर बना ले, क्योंकि एक अब ये आखिरी है, मुझे नहीं लगता कि और स्पेक्ट्रम लेने की जरूरत पड़ेगी मिड बैंड और सब गीगाहर्ट्ज बैंड में। और जहाँ पे स्पेक्ट्रम की गुंजाइश नहीं, जो जो नहीं कर पाई भारती,
उन सर्कल्स को मैंने लाल कर दिया है जहां पे 20 मेगाहर्ट्ज नहीं हुआ है। तो इस तरह से जो है आप देखेंगे भारती को 5,695 करोड़ खर्चा करना पड़ेगा यहाँ पे इतना स्पेक्ट्रम लेने के लिए, है ना, ये इतना स्पेक्ट्रम लेने के लिए। ये आप स्नैपशॉट देके देख सकते हैं। और 2100 मेगाहर्ट्ज में भी मैंने वही स्ट्रैटेजी लगाया, इतना अवेलेबल है भारती को और ये उतना अवेलेबिलिटी है टीआरआई के हिसाब से, और कितना परचेस करेगी भारती जिससे कि वो 15-15 सब जगह हो जाए। और जहां पे नहीं हो पा रहा है वहां पे मैंने 10 मेगाहर्ट्ज सॉरी वहां पे लाल दिखा दिया मैंने, यहाँ पे भारती को 550 करोड़ खर्चा करना पड़ेगा। ये हो गया भारती। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि भारती ना स्पेक्ट्रम 2300 में लेगी, ना 2500 में लेगी, ना 3500 में लेगी, ना 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में लेगी। और वो आपको पता है क्यों नहीं लेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। अब वीआई की देख लेते हैं सब गीगाहर्ट्ज स्ट्रैटेजी। वीआई के पास में 900 मेगाहर्ट्ज इतना अवेलेबल है, ठीक है, वही स्ट्रैटेजी लगाया। और मैंने क्या किया है कि ये जो अवेलेबल स्पेक्ट्रम है वो वहां पे भारती का स्पेक्ट्रम जो खरीद लिया भारती उसको डिडक्ट कर दिया, क्योंकि वो स्पेक्ट्रम अगर भारत ने खरीद लिया वीआई के पास में तो अवेलेबल नहीं हुआ। तो उस तरह से अगर मैं लगाता हूं यहाँ पे कि कितना मिनिमम खर्चा करना पड़ेगा वीआई जिससे कि वीआई के पास में 10 से ऊपर हो जाए, और वहां पे मैंने ग्रीन से मार्क किया है वो सर्कल्स, वीआई को करीब 2191 करोड़ रुपए खर्चा करना पड़ेगा। और मैंने वीआई को 10 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम 600 मेगाहर्ट्ज में देने की बात करी है, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर वीआई के पास में उतना है नहीं कैपेसिटी। और जो सर्कल्स में वीआई के पास में 900 मेगाहर्ट्ज में स्पेक्ट्रम 10 मेगाहर्ट्ज के ऊपर नहीं है उसको मैंने 1-1 कर दिया, बाकी को 0-0 कर दिया, वहाँ पे खरीदने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप देखेंगे वीआई को जो है 600 मेगाहर्ट्ज में 11,550 करोड़ रुपए खर्चा करना पड़ेगा। और 1800 2100 मेगाहर्ट्ज स्ट्रैटेजी वही इसी तरीके से किया है। वीआई के पास में 1800 में इतना स्पेक्ट्रम अवेलेबल है, भारती को एक्सक्लूड करने के बाद में भारती ने जितना खरीद लिया उसके बाद जो बचेगा वो यहाँ बचेगा। वीआई जो है परचेस करेगी तो यहाँ पे इस तरह से परचेस करेगी, और वही स्ट्रैटेजी बनाई है कि 15 और 20 मेगाहर्ट्ज के ऊपर हो जाए। जहाँ नहीं हो पा रहा है वहाँ पे मैंने यहाँ पे लाल कर दिया, 2,656 करोड़ खर्चा करना पड़ेगा, 2,656 करोड़ सॉरी। नाउ 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड में वही स्ट्रैटेजी, अभी एग्जिस्टिंग इतना अवेलेबिलिटी इतना, भारती को नेट आउट करने के बाद में कितना परचेस करेगी जिससे कि 10 और 15 हो जाए, 2,500 करोड़ रुपए खर्चा करना पड़ेगा एज पर द रिजर्व प्राइस विच हैज बीन अनाउंस। ये हो गया आपका वीआई हो गया। अब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि रिलायंस जियो 800 में कुछ नहीं खरीदेगी, 700 में कोई ऑप्शन ही नहीं है, और 600 में अगर आप देखें रेगुलेटरी कैप लगा दिया 15 मेगाहर्ट्ज का, मुझे ही नहीं लगता रिलायंस जियो 600 में अभी स्पेक्ट्रम लेने वाली है, उसके लिए बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। रिलायंस जियो का 1800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम होगा, क्योंकि और कोई बैंड में रिलायंस जियो को स्पेक्ट्रम लेने की जरूरत नहीं है। 2500 में भी नहीं है जरूरत, 2500 तो उनका बैंड ही नहीं है, 2300 में नहीं है, 3500 में बहुत स्पेक्ट्रम है तो लेने की जरूरत नहीं है। तो 1800 में मैंने वही स्ट्रैटेजी लगाया, और लगाने के बाद में रिलायंस जियो का एग्जिस्टिंग स्पेक्ट्रम ये रहा, वैकेंट आफ्टर परचेज ऑफ वीआई एंड भारती इतना, यहाँ पे इतना आ जाएगा। फिर कितना परचेस करेगी जिससे 15-20 मेगाहर्ट्ज हो जाए, तो रिलायंस जियो को 6,765 करोड़ रुपए खर्चा करना पड़ेगा। ये जनरस बता रहा हूं मैं दोस्तों, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं करेगी। अब जो है समरी आउटफ्लो जो है ये हो गया। अब देखिए 600 मेगाहर्ट्ज में भारती ने 45,510 करोड़ खर्चा किया, वीआई ने 11,550 करोड़, रिलायंस जियो ने जीरो। 900 मेगाहर्ट्ज में भारती ने 2,132 करोड़, वीआई ने 2,191 करोड़, आरजीओ जीरो। 1800 में भारती ने 5,695 करोड़, वीआई जो है 2,656 करोड़, और रिलायंस जियो 6,765 करोड़। इसका मतलब रिलायंस जियो कम से कम खर्चा करेगी इस फोर्थ कमिंग ऑक्शन में। और 2100 में भारती ने 4,550, वीआई 2,500 और रिलायंस जियो जीरो। तो अब ये सबको ऐड करेंगे तो टोटल आता है 83,550 करोड़। अब इसमें आप देखेंगे 83,550 करोड़, और टोटल स्पेक्ट्रम की जो वैल्यू थी वो था 2.19 लाख करोड़। तो 83 डिवाइडेड बाई 219, इसका मतलब सिर्फ 37 या 38% ऑफ द टोटल स्पेक्ट्रम जनरसली बिकेगा, मतलब बाकी स्पेक्ट्रम बिकेगा ही नहीं, मतलब बेकार की बात है, मतलब कोई फायदा नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया कि पूरा स्पेक्ट्रम बिकेगा नहीं, और कौन कौन खरीदेगा
वो समरी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। उसके बाद में हम देखते हैं कि कॉम्पिटिटिवनेस कैसा बना, ऑपरेटर के पास कितना स्पेक्ट्रम किस सर्कल में। उसके लिए मैंने LSA वाइज ये जो है भारती का पूरा स्नैपशॉट आफ्टर ऑक्शन, ये VI का पूरा स्नैपशॉट आफ्टर ऑक्शन, और रिलायंस जियो का पूरा स्नैपशॉट आफ्टर ऑक्शन यहाँ मैंने जो है लग दिया है। आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। और मैंने क्या किया, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करी है। मैंने क्या किया है कि मैंने LSA रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने वैल्यूएशन के लिए यूज किया था, आपको याद होगा दूसरे वीडियो के अंदर में, इसका मतलब टोटल इंडस्ट्री रेवेन्यू जो है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं जो चाहता हूं, क्योंकि सर्कल टू सर्कल कंपेयर करना बड़ा मुश्किल है, मैं एग्रीगेटेड वेटेड एवरेज स्पेक्ट्रम इस तरह से कैलकुलेट करना चाहता हूं सारे ऑपरेटर्स का, सो दैट आई कैन हैव ये समरी चार्ट विच विल टेल मी, वो मेरे को बताएगा किस ऑपरेटर के पास में वेटेड एवरेज कितना स्पेक्ट्रम है पैन इंडिया बेसिस। तो आप 600 में देखिए भारती के पास 13.1, मल्टीप्लाई करने के बाद वहां पे संपूर्ण रकम, VI के पास 4.5, रिलायंस जियो के पास 0, 700 ने भारती के पास 0, VI के पास 0, रिलायंस जियो के पास 10, 800 ने भारती क्योंकि 5 मेगाहर्ट्ज कुछ सर्कल में है तो 1.1, VI के पास 0, रिलायंस जियो के पास 10.2, 900 में आपके सामने है, 1800 में आपके सामने है, 2100, 2300, 2500, 3500, और अगर आप इसको ऐड करेंगे, टोटल ऐड करेंगे यहाँ पे, तो भारती के पास 54 मेगाहर्ट्ज ऑफ स्पेक्ट्रम वेटेड एवरेज जो है, अगर इसको आप करेंगे टोटल, ये मैंने सम, सॉरी मैं यहाँ को सम गलत किया हुआ है, मैंने इसको मैं सम ठीक से कर देता हूँ, मुझे लगता ही मेरे को लगा कि इतना कम कैसे है। तो भारती के पास 189, फिर उसके बाद में वोडाफोन के पास में 108, और रिलायंस जियो के पास में 187। तो आप देखें, मतलब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप देखें भारती को ये स्पेक्ट्रम लेना चाहिए, क्योंकि और रिलायंस जियो को स्पेक्ट्रम लेना नहीं चाहिए। उससे जो है आप देखेंगे दोनों का शेयर जो है 39% हो जाता है ऑन एन वेटेड एवरेज बेसिस। वोडाफोन का होता है 22%। इसका मतलब मैंने जो आकलन किया है वो लगभग सही है, बट इसमें एक बहुत ही बड़ा शॉर्टकमिंग है रिलायंस जियो के लिए, क्योंकि रिलायंस जियो का अगर आप उनका वो देखें, LSA वाइज देखें, उनके पास 700 में 10 मेगाहर्ट्ज हैं, 800 में 10 मेगाहर्ट्ज हैं, और उनको 5G करना है तो 5G इन दोनों को ज्वाइन करके वो कर नहीं सकते, समझे ना। तो उनके पास में जब अगर भारती 15 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम 600 में लेती है तो उनका कॉम्पिटिटिवनेस रिलायंस से बढ़ जाएगा, वो ज्यादा स्लाइसिंग का एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि रिलायंस जियो के पास में ये 700 800 को एग्रीगेट करके, क्योंकि दोनों नेटवर्क अलग अलग हैं, ये आपका 4G का है 800 और 700 5G का है, तो रिलायंस के लिए जो है सिचुएशन विल बिकम ए लिटिल डिफिकल्ट। ये करने के बाद मतलब अगर उनका पूरा स्पेक्ट्रम देखें, ये पूरा स्पेक्ट्रम का समरी चार्ट देखें, ये देखने के बाद आपको पता चलेगा भारती विल एक्चुअली हैव ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अगर वो 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम 15 मेगाहर्ट्ज उन सर्कल में ले लेती है, क्योंकि रिलायंस के पास में ब्लॉक हो गया, रिलायंस 700 मेगाहर्ट्ज में कोई स्पेक्ट्रम अवेलेबल नहीं है। 600 मेगाहर्ट्ज लेगी तो 600 और 700 मेगाहर्ट्ज को जोड़ के वो 15 मेगाहर्ट्ज नहीं बना सकती या 20 मेगाहर्ट्ज नहीं बना सकती। अगर वो बनाएगी तो उनका कवरेज गिर जाएगा, वो सिर्फ कैपेसिटी एनहांसमेंट कर सकती है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा नुकसान है रिलायंस जियो को। तो दोस्तों यही है समरी ऑफ द होल डिस्कशन। मैंने कैप भी चेक किया, मैंने देखा कि कैप के अंदर में कुछ ऑपरेटर्स को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। मैंने देखा हाँ, कैप डज नॉट बिकम ए बॉटलनेक, राइट, क्योंकि TRAI ने कुछ कैप प्रपोज की है, पर कैप का कोई भी बॉटलनेक नहीं है स्पेक्ट्रम लेने के लिए सारे ऑपरेटर्स को, दे आर फुल्ली विद इन कैप। तो दोस्तों अंत तक देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं दूसरा वीडियो और दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।